21, इसके अंदर 21 प्रोटॉन है, 21 प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, अभी हम सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जी सर, हाँ नमस्कार सर, क्लास में था सर, क्लास में ही था सर। अभी तो सर टाइम लग जाएगा, 7 बजे तक क्लास है मेरी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये 21 पे ये पोजीशन होगी। अब जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम पर आया तो इसमें 22 प्रोटॉन हो गए, यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए, एक और आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है और ये जो हमारा वैलेंस शेल है इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। उसके बाद जब 23 करेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 24 कर देंगे, कर ही देते हैं, 24 कर दिया तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, अभी हम उस सबको नहीं लेकर के चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा था कि आयरन तक साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। क्यों डिक्रीज हो रहा था? इसलिए कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब आइए, अब क्या होगा? अच्छा, क्या खाली अट्रैक्शन ही हो रहा है यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहे हैं। बोलिए, रिपल्शन भी तो कर रहे हैं, ये भी चल रहा है। ये जो रिपल्शन कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग या शील्डिंग। इस न्यूक्लियस से इसको शील्ड कर रहे हैं अट्रैक्ट होने। तो यहां तक मैग्नीज तक क्या होता है कि शील्डिंग जो होती है वो कम होती है और अट्रैक्शन ज्यादा होता रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, यानी कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। दूसरा होती है शील्डिंग। शील्डिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिग्मा से। ठीक है, तो यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, सिग्मा कम होता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि वो ये जो वैलेंस शेल होती है ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? हर स्टेप पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम आयरन पे पहुंचते हैं तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बढ़ा, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन भी हर स्टेप में एक बढ़ रहा है। तो उस पोजीशन में आकर के देखा ये गया कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बराबर हो जाता है किसके? अट्रैक्शन के। लिहाजा साइज जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ नहीं पाता।
तो यहां पर क्या होता है, Z इफेक्टिव बराबर हो जाता है शील्डिंग इन तीन एलिमेंट्स के। ठीक है, इसलिए यहां पे साइज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फिर और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रोटॉन बढ़ेंगे, किसमें, कॉपर में गए तो एक और बढ़ा, जिंक में गए फिर बढ़ा। तो यहां पर क्या देखा गया कि Z इफेक्टिव कम रह जाता है शील्डिंग से, यानी शील्डिंग इन दो केस में डोमिनेट कर जाती है लास्ट में। रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, अट्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, वीक रह जाता है, इसलिए साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसको याद रखना। अब जो भी लिखना है लिख लीजिए और डायग्राम भी बना लीजिए। तो ये सारा फंडा किस चीज का है, साइज का, साइज। शील्डिंग को क्या लिखा आप लोगों ने, रिपल्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड लास्ट शेल। उससे अंदर वाली शेल को क्या बोलेंगे, सेकेंड लास्ट बोलेंगे ना, आउटर मोस्ट को लास्ट और इससे अंदर वाली को सेकेंड लास्ट। इसका एक नाम है, किसी को याद है वो नाम, वो नाम है पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम है, पेनल्टीमेट शेल। ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, तो ये हो गई आउटर मोस्ट, जिसको मैंने N कहा, और ये कौन सी हो गई, सेकेंड लास्ट, जिसको मैंने N-1 कहा, और इसका क्या नाम है, पेनल्टी में शेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होना लग जाता है, रिपल्शन होता है। लेकिन शुरू में रिपल्शन कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और एक टाइम आता है कि रिपल्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, उसी की वजह से पूरा साइज का ऑर्डर है। अब इसमें कोई बात नहीं आई हो तो दोबारा पूछ लीजिए, जल्दी से देखिए। तो एटॉमिक साइज मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से अब हम लोग खोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इससे समझते हैं, यहाँ पे सबको दिखेगी। ठीक है, आंखों में लग रही है। अच्छा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं
तो शेल नंबर इंक्रीज करेगा। मैंने बताया जैसे जैसे पीरियड आप बढ़ाएंगे शेल बढ़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो इसमें कौन सी शेल है? 1 2 3 4 नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इसमें 4 शेल हैं, इसमें 5 हो गई, इसमें 6, इसमें 7। तो जब आप स्कैंडियम से येट्रियम पे जाएंगे और येट्रियम से लेंथेनाइड पे जाएंगे, लेंथेनम पे, ये यहाँ से निकाल करके इसको अलग बना दिया है 14 एलिमेंट, और ये यहाँ से निकाल के एक्टीनियम को अलग बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यानी साइज क्या हो जाएगा? स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा येट्रियम का, इससे बड़ा लेंथनम का, और इससे बड़ा एक्टीनियम का। ये लिखिए, साइज की बात कर रहे हैं तो साइज की बात पूरी खत्म ही कर डालें। और रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज इन गोइंग डाउन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। In going down, the number of shell increases, therefore the size also increases. पूरी पीरियोडिक टेबल की कहानी है ये जनरल रूल है। ऐसे आप हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन वाले ग्रुप में जाइए तो हाइड्रोजन से बड़ा साइज लिथियम का, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबीडियम, रुबीडियम से बड़ा सीजियम। क्यों? क्योंकि सब में एक शेल बढ़ रही है, एक ऑर्बिट बढ़ रहा है। ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसलिए साइज बढ़ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि स्कैंडियम और येट्रियम में, सॉरी स्कैंडियम येट्रियम में, वहां तो ये ट्रेंड हो गया। टाइटेनियम और उसके नीचे क्या है? ZR जिरकोनियम। टाइटेनियम और जिरकोनियम में जिरकोनियम का साइज बढ़ गया, बट जिरकोनियम और हाफनियम के अंदर जब हमने देखा तो ये साइज बढ़ा ही नहीं, बराबर है, साइज बराबर है। हाफनियम और रदरफोर्डनियम में गए तो वहां भी साइज नहीं बढ़ा, वो भी बराबर है। वाई? सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसे लिखिए सबसे पहले, फिर उसका रीजन लिखते हैं। पहले तो ये लिख दिया आपने कि ये साइज बढ़ रहा है, उसी देखिए ग्रुप में 13th वाला जो ग्रुप है, थर्ड वाला, उसमें तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर क्या है? डिस्क्रिपेंसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी क्या वजह है? टाइटेनियम का साइज, इस वाले ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं मैं अब। क्या है ये? टाइटेनियम का साइज छोटा है किससे? जिरकोनियम। लेकिन जिरकोनियम का साइज बराबर है हाफनियम से। होना तो ये चाहिए था कि हाफनियम का साइज बड़ा होता, और हाफनियम का बराबर है रदरफोर्ड नियम से। यानी ये एलिमेंट तीनों के तीनों तकरीबन बराबर साइज के हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अगर एक सेंटेंस में आंसर लिखना है या एक वर्ड में टिक करना है तो उसका आंसर है
बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये है, लेंथेनाइड लिखा है ना, इन दोनों के बीच में साइज बराबर क्यों है? उसका रीजन है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो भी लिखिए, वो भी लिख लीजिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनाइड आ गया। लेकिन ज्यादातर यही पूछता है, जिरकोनियम हाफनियम के बीच में पूछता है। और इसको जनरल और भी जनरल नाम देना है तो नाम देंगे हम लोग एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये जो लेंथेनाइड की सीरीज है 57 to 71 दिखाई दे रही है, 57 to 71, ये यहाँ से निकाल करके अलग रख दिया गया है पीरियोडिक टेबल में सिमेट्री बनाने के लिए। ठीक है ना? हाँ, और ये 89 से 103 तक यहाँ रख दी गई है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनके अंदर एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, और एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14, क्योंकि इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 14 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो होता क्या है कि एफ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो साथ में न्यूक्लियस में चार्ज भी बढ़ रहा है लगातार। यहीं पे बता देते हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया एफ ऑर्बिटल, और ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, पहले एक भरा, फिर 2, फिर 3, और इस तरीके से करके 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये एफ ऑर्बिटल जो होता है बहुत ही डिफ्यूज होता है। कैसा होता है? डिफ्यूज, डिफ्यूज होता है, यानी फैला हुआ। तो इस बात को भी लिख लीजिए, सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन होता है? एफ ऑर्बिटल। फिर उससे कम कौन होता है? डी ऑर्बिटल। फिर उससे कम कौन होता है? पी ऑर्बिटल। फिर उससे कम कौन होता है? एस ऑर्बिटल। है बेटा? हाँ यार, पूरा ही चला गया, 18 मिनट हो गए। चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो देखते हैं। तो जब कोई चीज डिफ्यूज होगी, मान लो बादल बहुत फैला हुआ है, डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मतलब कंडेंस नहीं है, घना नहीं है, हल्का है। तो ऊपर से धूप सूरज दिख रहा है, तो बताओ धूप ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। अगर कंडेंस होगा, कम डिफ्यूज होगा, तो धूप कम आ पाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एटम के अंदर न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है। अगर अंदर वाला ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज है तो ये न्यूक्लियस बाहर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? कस के पकड़ लेता है, यानी उसको अपनी तरफ एक तो पकड़ता है मजबूती से, और दूसरे अपनी तरफ खींच भी लेता है। समझ में आ रही बात? इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।
और ये थोड़ा मोड़ा नहीं, मतलब वो 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 प्रोटॉन आए ना 14 एलिमेंट की वजह से, तो शेल एक बढ़ी, लेकिन 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े, इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े सर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल में चले गए, जिनके अंदर ताकत न्यूक्लियस के चार्ज से बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रोकने की जिनकी जो क्षमता है वो कम थी, तो वो उसको रोक ही नहीं पाए, क्योंकि वो फैले हुए थे, तो न्यूक्लियस से पकड़ के खींच लिया उसे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, शेल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है हाफनियम का, इसकी शेल जो है क्या होती है, बिकॉज ऑफ हाई डिफ्यूज नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल, द वैलेंस शेल ऑफ हाफनियम गेट कॉन्ट्रैक्टेड, और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो इस वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अभी मैं लिखवा देता हूँ 2-3 लाइनें, अभी आप खाली समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया डिफ्यूजन का ट्रेंड, ये तो हो गया डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन। शील्डिंग का फिर बताइए क्या बनेगा, शील्डिंग का, शील्डिंग का, शील्डिंग का उल्टा हो जाएगा भाई, जो जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा उतना कम शील्डिंग करेगा, तो शील्डिंग का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, शील्डिंग का उल्टा हो जाएगा, इसीलिए एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये दोनों बात भी हमें याद रखनी चाहिए। अब लिखिए जिरकोनियम एंड हाफनियम। अब मैंने आपको सीरीज लिखवाई है, ये वाली बात पहले तो आप ये लिखिए, 3 एलिमेंट लिख लिए चाहे चारों लिख लिए। इन केस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम, when we go from zirconium to hafnium, the number of protons increases by 14. Therefore, effective nuclear charge increases, या Z इफेक्टिव लिख लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव एक ही बात है, ठीक है। बट the 14 electrons goes to F orbital, goes to F orbital, which are highly diffused orbital, which are highly diffused orbital. Therefore, has lowest shielding effect. Lowest shielding effect. अब जहाँ पे मैंने ये जैसे लिखवाया था ना, तो वहीं ब्रैकेट में अगर ये आप लिख दें डिफ्यूजन का क्या ट्रेंड है, शील्डिंग का क्या है, तो ज़रा सा और अच्छा हो जाएगा। तो लोएस्ट शील्डिंग इफेक्ट, हैंस वैलेंस शेल in hafnium gets contracted
गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हाफनियम की वैलेंस शेल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देयरफॉर साइज बिकम्स इक्वल टू जिरकोनियम। एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना है तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया या एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बाकी अगर 2 या 3 नंबर में आ जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा यही डिफ्यूजन डिफ्यूजन शील्डिंग विल्डिंग लिख दीजिए, ठीक है ना। बस तो ये हो गया हमारा साइज के बारे में कहानी। इसके बाद हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर, भी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों को पढ़नी है। मेटेलिक कैरेक्टर हो गया करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। चलिए आज के लिए कथा यहीं समाप्त करते हैं, कल करेंगे। दिख तो रहा है, टच किया है मैंने और दिख गया। और एकदम देखो सारे कलर कितने बेहतरीन दिख रहे हैं। ये जब वीडियो दोबारा शुरू होती है ना तब इसको बीमारी लग जाती है। चलो खैर।